प्रिय छात्र छात्राओं, पिछली कक्षा में अपन ने पढ़ा था कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या अर्थ है। उन्होंने योग्य के उदाहरण से भी समझाया था वाद प्रतिवाद संवाद। आज हम पढ़ेंगे द्वंद्वात्मक विकास के नियम, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार प्रकृति का विकास कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है, जैसे विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम। लेनिन ने क्या कहा था? विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम द्वंद्ववाद का सार तत्व है। यही वह नियम है जो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को जन्म देता है। इस नियम का ज्ञान प्रकृति, समाज और चिंतन के विकास की द्वंद्वात्मकता को समझने के लिए भारी महत्व रखता है। अर्थात विकास आंतरिक विरोध से संचालित होता है। जब तक विरोधी तत्व प्रसुप्त या संतुलित रहते हैं तब तक परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब एक तत्व प्रबल होने लगता है तो परिवर्तन आरंभ हो जाता है। विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक एकता में परस्पर विरोधी तत्व पाए जाते हैं। जैसे चुंबक का उदाहरण लेकर आप समझ सकते हैं। एक ही चुंबक के दो सिरे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं। ये सिरे यद्यपि एक दूसरे के विरोधी और स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं, फिर भी ये पृथक रूप से अलग अलग केवल उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के रूप में नहीं रह सकते। यदि चुंबक को ठीक दो हिस्सों में काट दिया जाए तो उसके एक हिस्से में उत्तरी ध्रुव और दूसरे हिस्से में केवल दक्षिणी ध्रुव हो, ऐसा नहीं होता है। अपितु दोनों टुकड़ों में ही दोनों ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबक की तरह प्रत्येक वस्तु में विपरीत तत्व विद्यमान होते हैं। उदाहरण, श्रमिक और पूंजीपति एक दूसरे के विपरीत वर्ग चरित्र होते हुए भी एक एकताबद्ध पूंजीवादी समाज का निर्माण करते हैं। विपरीतों का यह परस्पर निषेधक स्वरूप अनिवार्यतः पुरातन और नूतन के मध्य, परंपरा जनित और आधुनिक के मध्य संघर्ष को जन्म देता है। दूसरा हमारा आता है परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का दूसरा नियम क्या है कि मात्रा में भारी अंतर होने से गुण में भी अंतर पड़ जाता है। उदाहरण के लिए पानी का तापक्रम एक निश्चित सीमा से बढ़ जाने पर वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उसका तापक्रम एक निश्चित सीमा से घट जाने पर वह जम जाता है। इस प्रकार मात्रा में भारी अंतर पड़ने से गुण में अंतर पड़ना भी निश्चित ही है। यह नियम प्रकृति में होने वाले आकस्मिक परिवर्तन की व्याख्या करता है। वैसे तो सभी वस्तुओं में मात्रा के थोड़े बहुत परिवर्तन सदैव रहते हैं। इनसे उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता, किंतु विशेष मात्रा में परिवर्तन होने पर उनके गुणों में अंतर आ जाता है। सामाजिक क्षेत्र में इस प्रकार से सहसा होने वाले परिवर्तनों को हम क्रांति कहते हैं। मार्क्स क्रांति की स्वाभाविकता को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग करता है और कहता है कि परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन करने वाली ये क्रांतियाँ समाज के विकास में विशेष महत्व रखती है। ये पुरातन सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करके नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करती है और इस प्रकार सामाजिक प्रगति के मार्ग में उत्पन्न कठिनाइयों को हटाती है। तीसरा है हमारा नियम निषेध का नियम, यानी निषेध का नियम भौतिक जगत के विकास की आम दशा तथा प्रवृत्ति का उद्घाटन करता है। एंगल्स के अनुसार, द्वंद्ववाद के अनुसार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा कायम रहे। हर चीज़ का आखिरी तौर पर निषेध होता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। पुरानी चीज़ के नई चीज़ में बदल जाने पर उसका निषेध कहते हैं। निषेध का नियम ये स्पष्ट करता है कि विरोधी शक्तियों के टकराव से मूल चीज़ का निषेध हो जाता है और जो नई चीज़ पैदा होती है वह उससे कहीं बढ़कर शक्तिशाली और उन्नत होती है। इस प्रकार हमारे है द्वंद्ववाद के ये नियम है हमारे कि विपरीतों की एकता और संघर्ष का नियम, परिमाणात्मक से गुणात्मक परिवर्तन के रूपांतरण का नियम। तीसरा हमारा आता है निषेध का नियम। फिर हमारी क्या आती है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना। पहली आलोचना क्या आती है? आत्म तत्व की घोर उपेक्षा, यानी मार्क्स ने पदार्थ अथवा इंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को ही प्रामाणिक माना और आत्म तत्व की उपेक्षा की है। दूसरा हमारा आता है भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट और गूढ़, यानी मार्क्स ने अपने ग्रंथों में भौतिकवाद की सुस्पष्ट व्याख्या नहीं करी। उसे ये सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया कि पदार्थ किस प्रकार गति करते हैं। वस्तुतः मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यंत ही रहस्यमय दिखाई देता है।
नेक्स्ट, भौतिकवादी दर्शन कि मार्क्स का दर्शन कैसा है? भौतिकवादी है। उसका विचार है कि मानवीय चेतना क्या है? भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि की आधारशिला मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। तो इससे आलोचक क्या कहते हैं? केवल भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। वस्तुतः मनुष्य में जो कुछ चेतना है उसी का महत्व उसके क्रियाकलापों में अधिक है। नेक्स्ट हमारा आता है चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन। मार्क्स चेतन तत्वों का स्रोत भी जड़ पदार्थों से मानता है, जबकि संसार में सर्वोच्च चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जा सकते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में कोई गति स्वयं नहीं उत्पन्न हो सकती। मार्क्स का उसे स्वयं गतिशील और विकासशील मानना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता। नेक्स्ट, द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास एक कपोल कल्पना। मार्क्स क्या कहता है? जो तर्कसंगत नहीं है कि सृष्टि में संपूर्ण विकास द्वंद्वात्मक पद्धति से ही होता है। गेहूं के बीज का अनुकूल परिस्थितियों में स्वयं स्वाभाविक विकास होता है। इसमें किसी व्यक्ति को तब तक वाद प्रतिवाद संवाद नजर नहीं आता जब तक कि उसने हीगल और मार्क्स के दर्शन को पढ़कर समझ नहीं लिया हो। द्वंद्वात्मक पद्धति के विकास की प्रक्रिया केवल हीगल और मार्क्स के मस्तिष्क की कल्पना है। नेक्स्ट, प्रमाणों की बजाय दृष्टांतों पर बल। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति को पुष्ट करने के लिए कई दृष्टांत दिए हैं, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए हैं। तो ये कैसे मान लिया जाए कि भौतिक जगत में जो नियम काम करते हैं वही नियम उसी रूप में मानव समाज में भी लागू हो सकते हैं? तो इसकी आलोचना की जाती है। और जरा आत्मतत्व की घोर उपेक्षा, भौतिकवाद की धारणाएं स्पष्ट और गूढ़, भौतिकवादी दर्शन, चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन, द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास, एक कपोल कल्पना। नेक्स्ट, प्रमाणों के बीच बजाय दृष्टांतों पर बल। निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स उस नए समाज की स्थापना का तर्कपूर्ण औचित्य सिद्ध करना चाहता था जिसके भविष्य में निर्माण की वह कल्पना करता था। गतिशीलता के आधार पर पूंजीवाद के नष्ट होने पर समाजवादी मार्ग की पुष्टि करता है। गुणात्मक परिवर्तन के आधार पर वो बतलाता है कि शोषण जब तक विशेष मंजिल तक नहीं पहुंचेगा, श्रमिक वर्ग की संख्या और शक्ति बढ़ेगी तो श्रमिक वर्ग क्रांति करेगा, न कि धीरे धीरे पूंजीवाद का अंत करेगा। इस प्रकार वह सुधारवाद के स्थान पर क्रांति की अनिवार्यता सिद्ध करता है। उसका इस सिद्धांत के आधार पर यह भी मानना है कि प्रत्येक पदार्थ में जिस तरह अंतर्विरोध होते हैं ऐसे ही समाज में भी होते हैं। इन विरोधी शक्तियों के मध्य वर्ग संघर्ष चलता रहता है। इस तरह पूंजीवाद में ही अपने विनाश के बीच विद्यमान रहते हैं। मार्क्स ने अपने इस सिद्धांत का प्रयोग धार्मिक रूढ़ियों और धर्माधिकारी सत्ताओं के आडंबरों के विरुद्ध भी किया है। भौतिकवाद के सिद्धांत ने समाज में धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को सुदृढ़ किया है। लेनिन ने भी इस संबंध में कहा है मार्क्स के संबंध में कि मार्क्सवाद का दर्शन भौतिकवाद है। यूरोप के पूरे आधुनिक इतिहास में और विशेष रूप से 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के अंदर जहाँ हर प्रकार के मध्ययुगीन कचरे के विरुद्ध संस्थाओं तथा विचारों में भूदास्ता के खिलाफ निर्णायक संघर्ष चलाया गया, भौतिकवाद एकमात्र ऐसा सुसंगत दर्शन सिद्ध हुआ है जो प्राकृतिक विज्ञानों, शिक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरा और अंधविश्वास, पाखंड आदि का विरोधी निकला। थैंक्स।